कहानी पहाड़ा। नीलाक्षी सिंह। जनवरी का कोई दिन रहा होगा, अब तारीख ठीक से याद नहीं। सुबह को बदली और सर्द हवाओं ने कम कंपाऊ बना रखा था। एक तो शहर खुद पहाड़ी पर बसा ठहरा, उस पर तीन तीन झीलों से घिरा बैठा था वो स्कूल। नामांकन की मेरी बारी आते न आते आधा दिन गुजर चुका था। माँ और पापा नामांकन की औपचारिकताएं पूरी कर ही रहे थे और मैं गहरे भावनात्मक पसोपेश में थी। 11 साल की उम्र में घर से दूर इस स्कूल के छात्रावास में रहने के लिए बोरिया बिस्तर कस कर लाई थी मैं। एडमिशन जहां हो रहा था उस जगह से भीतर हॉस्टल में प्रवेश करने की बस 54 सीढ़ियां दिख रही थीं। बादलों का जोर उन्हें भी उड़ाए ले जा रहा था और हल्की थरथराती ऊपर उठती मायावी सी लगती वे सीढ़ियां मुझे सचमुच रोमांचित कर रही थीं। मां के छिपकर साड़ी के कोर से पोंछे जाते आंसू मेरे रोमांच के आगे ढेर सा बुंदका लगाए दे रहे थे। स्कूल की विपरीत दिशा से कोई तीव्र प्रभाव वाला चुंबक मुझे खींचता था, लेकिन रोमांच इस कदर हावी हुआ जाता था कि जन्म की घर घुस्सू मैं भी मां के आंसुओं को अनदेखा करने में जुटी रही। धुंधलाए फाहे में उलझी उस स्कूल की दुनिया को चीर कर मैं बस उसमें घुस जाने को आतुर थी। ऐसा मैंने तब महसूस किया था, पर बाद में यह एहसास हुआ कि मां के आंसू से मुंह फेर लेने के पीछे बादलों से सने स्कूल का जादू नहीं था। जादू ही था, लेकिन एक दूसरी किस्म का। तब ज्यादा प्रभावी हो गया था। भावना दी। वहीं पहली बार देखा था उन्हें। ज्यादा कुछ ध्यान नहीं क्या, मैंने देखा ही नहीं। बस जो देखा और ध्यान रह गया वो यही कि माथे के ऊपर से कानों को ढांपते हुए एक काली शॉल ओढ़ रखी थी उन्होंने। उतनी खूबसूरत लड़की। तब मैं हर कुर्ते सलवार वाली को लड़की ही मानती थी। आंखों के सामने पहले कभी नहीं देखी थी। ओह, मैं इंसान की सामान्य निर्धारित उम्र का 10वां हिस्सा तो गुजार चुकी थी। फिर भी उससे पहले मैं कॉपियों के पिछले पन्ने पर जो एक से एक होड़ लेती लड़कियों के चेहरे बनाया करती थी, उनमें आंख, नाक, ठुड्डी, गर्दन जैसी तमाम चीजों को यथास्थान करीने से धर देने के बाद सबसे अंत में मैं भौं बनाती थी। खूब ऊपर उठान की, लयदार। कॉपियों में दबी उन्हीं में से किसी लड़की की भौहें इन्हें मिली थी। गोरा रंग तो था ही चेहरे का, काजल से उन्होंने आंखें बेतरह पोत रखी थी। उनकी मुस्कुरा मुस्कुरा कर नाचती आंखों ने ही मुझे ऐसा बांध लिया था कि उसके बाद नाक और होंठ में मेरी कोई दिलचस्पी उस वक्त रह नहीं गई थी। हालांकि बाद में मैंने नोट किया था कि वो भी कम पावरफुल नहीं थे। मां से मेरी भावी संगीत शिक्षिका के रूप में उनका परिचय करवाया गया। तब मैंने पहली बार इस सवाल को गंभीरता से खंगाला कि मैं आखिर गाती कैसा थी। संगीत का पहला क्लास अटेंड करने से पहले मेरे पास कच्चा माल काफी जुट चुका था। 8 लड़कियों वाले मेरे कमरे की सबसे ऊंची क्लास की लड़की यानी 10वीं की दीदी ने विरासत में प्राप्त उस किस्से को बाकी की पुरानी लड़कियों के सामने दोहराया और रूम में नई आई 7th क्लास की हम 3 लड़कियों के आगे पहलाया था। किस्सा उन्हीं भावना दी का। टीचरों को हम ऑफिशियली दीदी संबोधन देते थे। व्यवहारिक प्रयोग में उनके नाम के पीछे दी टांक लेते थे बस। किस्से से पहले एक जानकारी जो किस्से के लिए ही नहीं, बाद की घटनाओं के लिए भी आवश्यक थी। स्कूल परिसर में एक से लगे एक 5 छात्रावास और विद्यालय भवन के अलावा 4 अविवाहित शिक्षिकाओं, जिनमें भावना दी शामिल थी, उनके कॉटेज भी थे और शेष शिक्षिकाएं विद्यालय परिसर के बाहर बने क्वार्टरों में। परिसर ऊंची 4 दीवारी से घिरा था। पहले अंदर के कॉटेजों में रहने वाली 4 टीचरों के रहने की व्यवस्था इस 4 दीवारी से सटे बाहर की तरफ कॉटेजों में थी, अब जहां चौकीदार रहते थे। पहले यानी यही कोई 4-1 साल पहले बात तभी की थी। किस्से के अनुसार उन कॉटेजों पर चोर गुंडे जैसे तत्वों ने रात में धावा बोला था। चारों शिक्षिकाओं को एक कमरे में बंद करके उनका सामान समेट लेने के बाद जब उनमें से एक विलेन भावना दी के कान की बाली खींचना चाह रहा था, तब मारे पीड़ा और दहशत के उनके संगीतिया गले से जो पंचम चीख निकली, उसने न सिर्फ स्कूल के चौकीदार को सचेत किया, बल्कि 5 छात्रावास की मेट्रे ने भी अपने अपने बिस्तरों में से जागकर अंधेरे में चप्पलें टटोलने लगी। जो आए थे वे चौकीदारों द्वारा पकड़ लिए गए,
लेकिन भावना दी का बायां कान उस बाली से नीचे तक चिर गया। उस घटना के बाद से ही उन लोगों के रहने की व्यवस्था परिसर के भीतर तो की ही गई, भावना दी का बाएं कान भी हमेशा के लिए बालों के पीछे छुप गया। कथा के उत्तरार्ध से ही मुझे एडमिशन वाले दिन की उनकी काली शॉल से ढांप रखे कानों वाली शक्ल याद आने लगी थी। मेरा गला तब भी ऐसा ही बैठे किस्म का था। मैं 2 से ज्यादा अक्षरों के नाम वाले थोड़ी दूर पर खड़े किसी आदमी को चाहूं तो चिल्लाकर बुला सकती थी ना। ऐसे में मैं उस तक दौड़कर सीधा संदेश देना ज्यादा प्रेफर करती। फिर खूंखार तत्वों के सामने चीख कर सबको जगा देने की उनकी प्रतिभा को मैंने मन ही मन तब जो विशेष सम्मान दिया था वो तर्कहीन हरगिज न था। पहली बार जब मैं म्यूजिक रूम में घुसी तो मैंने देखा कि उन्होंने दाईं तरफ के बालों को उठाकर और बाईं तरफ के बालों को ढीला छोड़कर जूड़ा बनाया था, जिसने वाकई उनके बाएं कान को छिपा रखा था। मेरे सेक्शन की हम 35 लड़कियों से उन्होंने टनकदार गले से नाम पूछे और फिर एक एक कर हमसे गाना गाने को कहा। मुझे इस परंपरा की जानकारी थी, सो मैंने 2-3 रातों की मशक्कत के बाद एक वजनदार गाना चुन रखा था। मैंने शुरू किया, भूली बिसरी एक कहानी, फिर आई वो, इतना कपकपाता, इतना बेसुरा और इतना बेजार, उफ, मौके पर धांसू प्रदर्शन मार दूं ऐसी चीज में कभी थी नहीं। मैं अननोटिस्ड रह गई। न सिर्फ उस दिन बल्कि हफ्ते में 2 दिन, शुक्रवार और शनिवार को होने वाले हर म्यूजिक क्लास में। जब स्कूल में हमारे आए 4-5 महीने बीत चुके थे, तब शनिवार की रात को रूम में जमने वाली गप्प गोष्ठी में थोड़ी अर्थपूर्ण हैसियत से हम शामिल होने लगे। लड़कियों से लेकर टीचर प्रिंसिपल तक सबकी बड़ी चटकदार गप्पें निकलती। एक मर्तबा जब भावना दी की ओर बात मुड़ी तो फिर उन्हीं दीदी ने पुरखों से प्राप्त एक किस्सा निकाला। किस्सा अब की बार ये कहता था कि भावना दी पहले हमारे हॉस्टल की मेट्रन हुआ करती थी। बहुत पहले, डेट्स बैक टू, तब इस हॉस्टल की अंजू दी 81 के साथ उनका चक्कर चलता था। 81 से चौंकने की आवश्यकता नहीं, ये उनका रोल नंबर हुआ। स्कूल में हर वर्ष कक्षा 7 में 70 लड़कियों का नामांकन होता था। पहले बैच की 70 लड़कियों के बाद जब दूसरा बैच आया तो उसकी लड़कियों को 70 से आगे के रोल नंबर मिले। रोल नंबर के वितरण की यही परंपरा थी और इनकी हैसियत इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि लड़कियां अपने नाम की जगह रोल नंबर से ही जानी जाती थी। तो ये अंजू दी दूसरे बैच की रही होंगी। किस्सा आगे ये कहता था कि बात दोनों के चक्कर वाली खुशबूदार थी, तेजी से फैलने की कुवत रखती थी, सो आनन फानन में पूरे स्कूल में फैल गई। एक रात भावना दी के कमरे में दोनों रंगे हाथों पकड़ी गईं। अंजू दी उस समय किस्से के पास कहने के लिए अभी और भी बहुत कुछ था, लेकिन किस्सा रुक गया। कथावाचिका दीदी यानी शिखा दी 275 की नजर 8 सदस्यों वाली गोष्ठी में झप झप पलकें झपकाती 3 नवेलियों पर जो पड़ गई थी। बाकी की कहानी उन 5 के बीच पहले इशारों में, फिर ई, सी, छी आदि में पूरी हुई। मैं भर रात उस चक्कर के चक्कर में चकराती रही। हासिल क्या? लड्डू। लेकिन उम्मीद कायम थी। दूसरे ही दिन रविवार को मैंने व्यवस्थित रूप से बात का रुख फिर भावना दी की ओर मोड़ा। कितनी बड़ी होंगी वे? यही सवाल था मेरा। सवाल दागते ही मेरा जवाब भी उछल आया। मैंने अपनी उम्र में 2 से गुना किया, 11 दूनी 22। 22 की होंगी। 275 आंखों से मुझे उजबक को झाड़ती दहाड़ती चिल्लाई, 44, 11 चौका, उससे कम की क्या होंगी? वो फनफनाई। 275 ने मेरे सारे समीकरण चौपट कर दिए। चक्कर 44 उर्फ च4 बेहद सोच सिक्त दिनों को गुजार चुकने के बाद शुक्रवार को 5वीं घंटी में जब उन्हें देखा तो न पूछा जाए क्या लगा। जी हां, जी चाहा कि बाईं ओर के ढीले लटके बालों को उकेट दूं और दूध उफन रहा था उस दिन। दिन बीतते उस पर छींटे पड़े एकाध, स्थिराया रहा सब कुछ। बड़े होकर क्या बनना है, ये तय करने के दिन वही हुए। सीरियसली न सही, कोई पूछ दे ये सवाल तो उसे देने के लिए एक ठीक ठाक जवाब तैयार करना तो लाजमी था। पर आश्चर्य, मुझ जन्म की लोभी को कोई पेशा लुभाता न था। स्थिति खतरनाक थी, लेकिन मैं निश्चिंत। संभव है ये सोच मुझे निश्चिंत करती हो कि मैं कुछ बन पाऊं या नहीं, समाजी तो मैं बन ही जाऊंगी बड़ी होकर। तभी एक और प्रगति हुई मेरी। जुलाई में छुट्टी समाप्त होने पर जब मैं लौटी, मां की काली शॉल और उन्हीं के घर में बनाकर रखे काजल की डिबिया साथ थी मेरे।
शॉल ओढ़ने के लिए तो खैर मुझे नवंबर तक का इंतजार करना पड़ा, लेकिन काजल, इतवार का एक दिन सजने संवरने की स्वतंत्रता देता था। मैं उस दिन पूरे हफ्ते का काजल पोत लूं। माँ मेड काजल वैसे भी लगाओ यहां पसर कर चला जाए वहां। हफ्ते भर के स्टॉक की प्रतिच्छाया मेरी नाक के समानांतर तक चली आती थी। मेरी शक्ल आशा पारेख ना, वैसी नहीं, बहुत भयानक। उन दिनों में दो चुंबकों के बीच घिर गई थी। दोनों में से कौन ज्यादा मारक था, ये फैसला उन दोनों में हुआ नहीं। दोनों मुझको खींचते। एक भावना दी के आकर्षण से संचालित होता था, दूसरा 275 के किस्सों की पोटली और म्यूजिक रूम में अपनी उपेक्षा से, और मैं लचके पर सवार। लेकिन स्थिति ज्यादा दिन ऐसी रही नहीं। मैं तब 8वें दर्जे में आ गई थी और मुझसे जूनियर बैच आ चुका था। नए दर्जे, नए ओहदे, स्कूल की 1/4 आबादी से मुझे भी दीदी संबोधन मिलने लगा था। इन सब के साथ रूम भी तब मुझे नया मिला। 275 खुद तो खैर बोर्ड की परीक्षा देकर स्कूल से निकल चुकी थी, पर मेरे उस नए रूम में वो अपनी वारिस छोड़ गई थी। ये 310 थी। इनके पास भी भावना दी की करतूतों से पटे किस्सों के चटखारे थे। बल्कि इस कमरे में तो 9th की दोनों लड़कियों के पास भी सुनाने को बहुत कुछ था। लेकिन सबसे रंगीन बात यह थी कि मेरी क्लास में मेरी सबसे पक्की सहेली प्रिया भी मेरे इस कमरे में ही आ गई थी। अब हम दोनों खूब सक्रियता से कमरे की गप्प गोष्ठी में भाग लेते। नए माहौल में थोड़ा आपसी विश्वास जगते ही 310 की मार्फत जो किस्सा आया वो एकदम सिरे से अकल्पनीय था। लेकिन 9th की दोनों लड़कियां ऐसी सहजता से उसकी हां में हां भिड़ा रही थी कि किस्सा सर्वथा कल्पनीय प्रतीत होने लगा। किस्से ने बताया कि भावना दी उसी शहर के किसी वकील के साथ पूरी तरह से अटैच थी। हर इतवार को उससे ही मिलने जाया करती थी। और ये भी कि उनका एक बच्चा भी था, 4-5 साल का। उसे कहीं बाहर रख छोड़ा था, किसी हॉस्टल में। झूठ कहती फिरती हैं कि दूर की दीदी का लड़का है। गप, हाँ वही तन्मय। टन टन मेरे दिमाग में टन टन बजने लगा। भावना दी हर तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में तन्मय का जिक्र जरूर लाती थी। अविवाहित औरत का बच्चा? मेरे लिए यह हैरत की इंतहा ही होती अगर मैं तत्कालीन अभिनेत्री सारिका के ऐसे ही मिलते जुलते प्रकरण के कुचर्चे न सुन चुकी होती तो। बहरहाल अब ये मेरे लिए पाप की इंतहा थी। न कोई शर्म, न पछतावा, उतना मटकाना, वैसे ठिठियाना, आंखें नचाना। उर्फ मैंने भावना दी वाले चुंबक को एक किक मारकर उछाल दिया। चुंबक जहां गिरा था वहीं उसे नहीं रह जाना था, उसे फिर एक किक खाकर और दूर गिरना था। हुआ ये कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल का एक डांस प्रोग्राम हुआ। स्थान स्कूल परिसर नहीं था, बल्कि शहर का वकालत खाना था। भावना दी को ही सारा जिम्मा मिला था, इसलिए वेन्यू के चुनाव ने हमारी गप्प गोष्ठी को और सुलगा दिया। मेरे तो खैर उस डांस ग्रुप में चुने जाने का कोई प्रश्न था नहीं। प्रिया उसमें चुन ली गई। 26 जनवरी की वो रात। प्रिया वहां से खूब खा पी कर आई थी। जाहिर है हॉस्टल के भुक्खड़ों के लिए उससे दिलचस्प और कोई विषय न था। प्रिया बताती जा रही थी, हमारा जी जुड़ाता जा रहा था। सबसे निपट लेने के बाद प्रिया मुझे खींचकर बाहर एकांत में ले गई। हे भगवान, उस दिन तो प्रिया भी किस्से सुनाने वाली थी। शी शू करते, चोर कानों चोर आंखों से खुसफुसाते उसने जो बताया, उसका सार तत्व ये कि भावना दी ने वहां पूरी रंगरेली मनाई। एक लंबोतरे वकील के साथ घुस घुस कर नहीं। वही होगा, आंखें वैसे ही नचाती थीं, गाल का डिंपल वैसे ही पड़ता था और जूड़ा वो वैसे ही ढलकता था। सारी लड़कियां इशारे मार रही थीं एक दूसरे को कि सबको पता है। उस रात मुझे दुनिया से सच्चे मायने में विरक्ति हुई। प्रिया तो झूठ नहीं बोल सकती थी। दुनिया का सारा रस, सारी रोशनी मुंह चुरा चुकी थी और मेरे भीतर दूर तक बस काला रंग पसरा था। मैंने अपने आप को चादर के भीतर छुपा लिया। सरस्वती पूजा के 4 दिन पहले से ही अचानक 5 हॉस्टलों में पानी आना एक साथ बंद हो गया। भीषण गैर प्राकृतिक विपदा थी। स्कूल में 4 चापाकल थे बिखरे हुए, यदि मैस वाले को भी शामिल कर लें तो। सरस्वती पूजा के दिन भक्तगण भरकस बनते संवरते थे। चूंकि पूजा 8 बजे शुरू हो जाती थी, इसलिए उससे पहले खुद को बना संवार लेना लाजमी था। पानी कड़की वाले उन 4 दिनों तक लड़कियों ने नहाने के अध्याय का सामूहिक बहिष्कार किया था। पूजा के एक शाम पहले मैं और प्रिया इस बात पर विचार करने लगे थे, अगले दिन के महास्नान का आयोजन सफलतापूर्वक कैसे संपन्न हो। पौ फटते ही लड़कियां चापाकलों से पानी ढो ढोकर नहाने में भिड़ जाने वाली थीं।
280 के लगभग मादा मुंड के केशों का शैम्पू से चमकाने का भी सवाल ठहरा। मैस में ताला लगा रहता था रात भर, और उतनी सुबह मैस खुलता नहीं था, इसलिए चापाकल भी 3 ही मैदान में थे और वहां भरपूर मारामारी की पूरी संभावना थी। पूजा के कारण हॉस्टल का गेट को समय पर खुलवा लेने की सुविधा थी। हम दोनों ने फैसला किया कि 4 बजे ही हम अपने साजो सामान के साथ निकल लेंगे। पानी ढोकर कौन लाएगा, वहीं नहाना धोना हो जाएगा। मैं रजाई के अंदर भी रात भर छींकते रहने वाली 4 बजे ही बाल्टी और कपड़े लेकर तैयार। लेकिन हमसे भी ज्यादा सजग लड़कियां पहले से नलों पर मौजूद थीं। एक नल देखा, दूसरा नल देखा, दोनों ही जगह नहाने और शॉल के पीछे कपड़े बदलने का कार्यक्रम यंत्रवत संपन्नावस्था प्राप्त कर रहा था। मैंने तीसरे नल के बारे में सुझाया। प्रिया ने हैरत से मुझे देखा। वहां उस समय जाना वाकई पागलपन था। एकांत जगह, पास ही म्यूजिक रूम और चारों कॉटेज टीचर्स के थे। अगल बगल बस पेड़ या सुनसान। दिलचस्प ये कि चारों टीचर भी छुट्टी पर बाहर गई हुई थी। भूतहा सिचुएशन। लेकिन और कोई चारा न था। चल प्रिया। हम पहुंचे वहां। फरवरी की सर्द भोर थी। रात थी, जो भी कह लें, घुप अंधेरा था। एक दूर जलते बल्ब के सहारे हम बढ़ते आए थे। हम दोनों शॉल, स्वेटर, स्कार्फ में नहाने पहुंचे थे। हमने बाल्टी भरी, उसमें हाथ डुबाकर एक दूसरे का मुंह ताका। शॉल उतारी, स्कार्फ लाजवंती की झाड़ पर उन्हें फैला दिया। स्वेटर को शैम्पू करने के बाद ही उतारना था। पहली दफा सिर पर पानी पड़ा तो सिर को कट जाने का सा अनुभव हुआ, पर उसके बाद सब कुछ सुन्न हो गया। बाल धो चुकने पर हमने एक दूसरे की तरफ पीठ फेरी और नहाने में जुट गईं। एक तो हमें एक दूसरे की ईमानदारी पर भरोसा था, दूसरे वैसी विकट स्थिति में ताक झांक का कोई सवाल हो ही नहीं सकता था। अभी मैं फ्रॉक की बेल्ट बांध ही रही थी कि किसी के हंसने की आवाज आई। मैं झट से पलटी। प्रिया भी सम्मानजनक स्थिति में थी, पर चेहरा उसका भी चौंका हुआ था। हंसी सुरीली आए लगातार कॉटेज की तरफ से। हम खांटी दुस्साहसी हो चुके थे। बिना कुछ कहे सुने हम एक साथ कॉटेज की ओर बढ़ने लगे। तौलिया हड़बड़ी में हमारे शरीर पर के जिन बूंदों को सोख नहीं पाया था, हवा अब उन पर डेगा डेगी चल रही थी। तीसरे कॉटेज से भावना दी की हंसी की आवाज। क्षीण, बहुत धीमी रोशनी। हंसी कैसी थी वो कि रुदन का भ्रम हो आए। कुछ अबूझ से पल हमने उस कॉटेज से सटकर बिताए। हम दोनों चैतन्य हुए एक साथ। एक दूसरे को देखा, चेहरे अजीब से विकृत हुए। हमने दम लगाकर जो भागना शुरू किया सो बिस्तर पर आकर रुके वहां भी नहीं। वो ठंड का प्रताप था या भय का, जाने क्या। छोटी आस्तीन की फ्रॉक पहने, कंधे तक टप टप पानी चूते केसों को छितराए हम बस हिले चले आ रहे थे। स्कार्फ, स्वेटर, बाल्टी, सारी टीम टाम हम वहीं लाजवंती के गिर्द छोड़ आए थे। हम दोनों 8 बजे तक अपने अपने बिस्तरों पर रजाई के भीतर पड़े रहे, निश्चेष्ट। बीच में कई बार हमें लड़कियों ने जगाया, पर हम आंखें मूंदे पड़े रहे। जब कमरा खाली हो गया और अफरा तफरी मचाकर लड़कियां पूजा में जा चुकी, तब प्रिया ने मेरी रजाई हटाई। मैं उठी, हमने बाल बांधे और सूखे सूने चेहरे लिए हम चुपचाप वापस म्यूजिक रूम के नल की ओर चल पड़े, अपना सामान लाने। गर्म कपड़े हमारे खैर उसी जगह पर पड़े थे। गीले कपड़ों वाली बाल्टी बड़ी हकारत से फेंकी पड़ी थी। शैम्पू गायब था और सोप केस औंधा झाड़ी में पड़ा था। 1/4 स्कूल ने तो जरूर हमारे बाद वहां नहान कार्य संपन्न किया होगा। हमारे सामान उतने ही मिल गए, बहुत था। अभी हम बाल्टी उठाकर मुड़ ही रहे थे कि कॉटेज से निकलते हमसे 10 कदम पर खड़ी भावना, लाल जड़ी बॉर्डर की सफेद साड़ी, टहटे होठ, सदाबहार काजल, डिम्पलिया मुस्कुराहट, हमें देखते आंखें नचाकर पूछने लगी, अरे अभी तक नहाने का पानी ही ले जा रही हो तुम लोग? अब तो पूजा शुरू होगी। हम तैयार खड़े थे और वो सोच रही थी कि हम अभी नहाने जा रही हैं। इस बात पर हम पर्याप्त झेप सकते थे, पर दिमाग इतना सोचने समझने लायक था क्या? हम खाली आंखों से उन्हें देख रहे थे, उन्हें भी और उनकी उंगली पकड़कर खड़े बच्चे को भी। वे खुश दिखती थीं, हमेशा की तरह, बेहद तृप्त। बच्चे को उनका रुकना अखर रहा था और वो उंगली खींच खींच कर आगे बढ़ने के लिए उचक रहा था। तन्मय, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा हमारी घोर इंसल्ट करने पर तुला था। दूसरे आदेश पर उसने नमस्ते कहा और भावना दी मुस्कुराती हुई बढ़ गई। बिना एक शब्द के हम दोनों बाल्टी उठाए हॉस्टल की ओर बढ़े जा रहे थे। शाम के नाश्ते का केला और समोसा हम उधर ही घूम घूम कर खा रहे थे।
हालांकि पिछले 12 घंटे में हम में नाम मात्र के बराबर बातचीत हुई थी, लेकिन वो जगह हमें खींच रही थी, दोनों को। म्यूजिक रूम वाले इलाके में कोई लड़की दूर दूर तक न थी, सो मैंने केले के छिलके को भांज कर उछाल दिया। प्रिया ने भी चुपचाप वैसा ही किया। समोसे खाकर मैं अभी हाथ झाड़ ही रही थी कि देखती क्या थी, वही सुबह वाला बच्चा कॉटेज के सामने लगी झाड़ी में से कुछ बीन रहा था बैठकर। मौके पर उतनी तेज बात मुझे सूझती न थी, पर तब सूझ गई। मैं लपक कर उसके पास पहुंची। बच्चे ने गर्दन मेरी तरफ मोड़ी। उसके हाथ में जंगली बनेली जैसी कोई चीज रही होगी। वो वैसे ही फ्रीज हुए बैठा रहा, चेहरा मेरी तरफ, होंठ थोड़े खुले हुए और हाथ बढ़ा झाड़ी में। तन्मय, तन्मय! मैंने उसे दोनों कंधों से पकड़कर उठा दिया। सुबह वाली अवज्ञा उसमें न थी। वो खड़ा हुआ था। उसके हाथ की जंगली बनेली चीज भर भरा कर गिर चुकी थी। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी। प्रिया भी चालू हो गई। तन्मय, चलो चलो, देखो तितली। बच्चा कभी उसे देखे, कभी मुझे। सीधी तरह खिंचता हुआ वो चला आ रहा था। जब हम कॉटेज से दूर जा चुके थे, तब मैंने अपना चोला बदला। मैंने बड़ी क्रूर मुस्कुराहट के साथ पूछा, तन्मय, मम्मी का नाम क्या है? बच्चा चुप। प्रिया ने मेरे सवाल से मेरी शातिर योजना सूंघ ली थी शायद। तन्मय, ये शर्ट कितनी अच्छी है, मुझे दोगे? किसने खरीदी? पापा ने? पापा का नाम क्या है? बच्चा चुप। मैंने उसके दोनों फूले गालों को कसकर भींच दिया। पापा कौन है? क्या करते हैं? बोलो। तुम अपने पापा से कहकर हमें भी शर्ट दिला दोगे? प्रिया को शर्ट कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। बच्चा चुप। आखिरी सवाल प्रिया का था, इसलिए बच्चा उसे ही देख रहा था। मैंने कंधे से पकड़कर उसे बुरी तरह झकझोर दिया। ए लड़का, मम्मी का नाम नहीं पता? बोलना आता है कि नहीं? बिन ब्याही मां का नाजायज बच्चा जैसा क्रूर व्यवहार डिजर्व करता था, भरसक वैसा ही सुलूक कर रही थी उसके साथ। प्रिया ने उसे हल्का सा ठेला। बच्चा चुप रहा। वो हम दोनों का बाप था। बेकार है, मैंने प्रिया से कहा। जाओ जाओ, वहां घर है तुम्हारा, भागो। मैंने उसे कॉटेज की तरफ मोड़ दिया। वो 2 कदम चलकर रुक गया। हम उसकी बाह पकड़कर उसे कॉटेज के नजदीक पहुंचाकर लौट ही रहे थे कि भावना दी निकल आई बाहर। काला गाउन पहन रखा था उन्होंने, जो नीचे से इधर उधर लौटता फिर रहा था। बाल को उन्होंने सिर के ऊपर सफेद टॉवल में बांध रखा था। बालों को ही नहीं, बाएं कान को भी। अरे तन्मय, दीदी के साथ खेल रहे थे? इस सीधी सादी बात में हंसी की क्या गुंजाइश थी, लेकिन भावना दी ठीक ठीक किए जा रही थी। वे बच्चे के बराबर झुक गईं और उसकी नाक पकड़कर हिलाने लगी, फिर तान कर ठहाका। चुप बेशरम। तलवे की फुनगी से एक ज्वार सा मेरे भीतर उठा, पर मुंह तकाकर फिस। बच्चे को पकड़कर मुड़ने के पहले उन्होंने एक नजर हम पर डाली, हम पर, खासकर मुझ पर। अरे, काजल कितना सूट करता है तुम पर। मेरा दिल धक से रह गया। भावना दी सहजता से बोलकर वापस मुड़ चुकी थी। लड़कियों और टीचरों की उसी रटी रटाई शक्ल के सिवा बाहरी चेहरा देखने को हम तरस जाते थे। डॉक्टर हर शाम को आती, पर प्रत्येक सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को ज्यादा बीमार लड़कियों को कैंपस की किसी टीचर की देखरेख में जीप से हॉस्पिटल ले जाया जाता। इन ज्यादा बीमारों की बन आती, मुफ्त की जीप खोरी, फिर अस्पताल खोरी, फिर टीचर की नजर बचाकर छिपाकर रखे गए पैसों से सेवक जी से खाने का सामान मंगवा लेना। सेवक जी स्कूल या जीप के ड्राइवर थे, बड़े रहमदिल, उदार। उनका गलनांक रीजनेबल था। उस सोमवार की शाम मेरी पक्की लॉटरी खुली थी। भर स्कूल में मैं इकलौती ज्यादा बीमार थी। बुखार उतरता ही न था। मुझे जीप में पीछे लिटाया गया। ड्यूटी पर उस शाम भावना दी थी। हॉस्पिटल के सामने जीप रुकी तो उन्होंने सेवक जी को पहले भीतर भेज दिया। मेरी चादर जो चलती जीप में सरक गई थी, मैं उसे आहिस्ता से खींच ही रही थी कि कानों में धीमी आवाज पड़ी। अकेली हूं, उसे कहां भेज दिया? हॉस? बस इतनी ही मर्दानी आवाज की तब तक शोर से एक ट्रक हॉर्न धर्र करता हुआ गुजर गया। आगे की आवाज दब गई। मैंने जरा सा सिर उठाया। काले कोट का कोना दिखा। फिर भावना दी की बेहद दबी आवाज, फिर शांति। मैं जान समेटे पड़ी थी। सेवक जी लौटकर भाएं भाएं कुछ बोलने लगे। मुझे उतारा गया। बाहर बस भावना दी और सेवक जी थे। मुझे अस्पताल के अंदर ले जाया गया। बाहर लाया गया। लौट आई जीप। मैं न हां न हूं, एकदम चुप। कमरे में दृश्य ये था
कि मैं लेटी थी आंखें मूंदे और मैंने प्रिया को पास बिठाकर उसकी कलाई दबा रखी थी। मेरा शरीर कांप रहा था। कुछ देर बाद प्रिया ने दूसरे हाथ की तलहटी मेरे सर पर रखी। मैंने आंखें खोल दी। चट। प्रिया, वो भावना दी से कहता था। मेरी आवाज खरखरा गई। प्रिया समझ गई कि उस दिन का किस्सा मेरे पास था। वो हड़बड़ा कर मुझ पर झुक गई। हॉस्पिटल के बाहर जीप रुकी और भावना दी ने सेवक जी को अंदर भेज दिया। फिर वो आया। तुमने देखा? नहीं, ब्लैक कोट वही दिखा। क्या कहा उसने? मैंने आंखें मूंद ली। वो आवाज मेरे भीतर तैर रही थी। धीमी आवाज। अकेली हैं? उसे कहां भेज दिया? हॉस? मैं आंखें खोलकर अचानक उठ बैठी। प्रिया को काले कोट वाले की डायलॉग बेमतलब सी लगी थी। अरे अकेली है का मतलब बच्चा आपका, मतलब हमारा आपके पास नहीं है। उसे कहां भेज दिया? हॉस मतलब बच्चे को हॉस्टल क्यों भेजा जाए? आए? मैंने बेमतलब का मतलब स्पष्ट किया। हॉस से आगे? उसके आगे ट्रक आ गया था भौं करता हुआ। हॉस से आगे हॉस्पिटल हो गया तो? हॉस्पिटल? हाँ, बच्चा हॉस्पिटल क्यों जाएगा? मेरा मूड प्रिया बिगाड़ रही थी। बच्चा नहीं, उसे माने सेवक जी। प्रिया ने फिर दिमाग भिड़ाया। चुप बेशरम। हे भगवान, ये तो उस शाम भावना दी को बोलने का मन था, निकली नहीं थी आवाज। ये प्रिया के लिए कैसे निकल गया? मेरे कभी कदम गलत हो ही न सकने वाले आकलन से प्रिया छेड़छाड़ करे, ये मेरे लिए असह्य था। प्रिया कुछ देर चुप रही। मैं धीरे धीरे चेहरे से शर्मिंदा होती गई। उनका डर भी नहीं लगा? कहीं से सेवक जी देख लेते या तेरा डर? एकदम गंदी हैं। मुझे राहत मिली। तो प्रिया चुप, ये सोच रही थी। चुप बेशरम। उसके खिलाफ मोर्चाबंदी नहीं कर रही थी वो। प्रिया के बर्थडे से पहले की रात, मैस से लौटने के बाद ही हमने प्रिया को दूसरे कमरे में भेजकर कमरा भीतर से बंद कर लिया। सबकी बेडशीट सीटी साटी गई। जन्मदिन मनाने में सबकी पूर्व निर्धारित भूमिका हुआ करती थी। रूम की बाकी 7 लड़कियां मेट्रन के पास जमा पॉकेट मनी के एक अंश से केक मंगवाती। टॉफियां मंगवाने की जिम्मेदारी बर्थडे गर्ल पर होती। बाकी के गुब्बारे, रंगीन कागज, मोमबत्ती छिपाकर रखे गए पैसों से लड़कियों द्वारा सेवक जी या दरबान जी या माली जी से मंगवा दिए जाते। जश्न जन्मदिन रात के 12 बजे होता। पारंपरिक सज धज से हम सभी अपना कमरा सजा रहे थे। मुझे गुलाब की एक खिलती कली की कमी खटकने लगी। रोज गार्डन में एक शाम पहले देख रखी अत्यंत सुप्तावस्था में पड़ी एक नारंगी कली मेरे जहन में उतरती थी। सवाल प्रिया का था। रात के 9:30 बजते थे। हॉस्टल का गेट बंद होने वाला था। हमारे 5 हॉस्टल, उसके बाद एक लंबा, खूब लंबा बरामदा और फिर 54 सीढ़ियां और नीचे उतरने पर दाईं तरफ रोज गार्डन, सामने स्कूल का बड़ा सा गेट। एक तरफ से जाएं तो, और दूसरी ओर ज्यादा टेढ़ी तरफ से जाएं तो 5 हॉस्टल और फिर घनेदार वृक्षों वाला रास्ता। तब स्कूल बिल्डिंग और फिर वैसा ही रास्ता, फिर कॉटेज 4, म्यूजिक रूम, सामने चापाकल, फिर छोटा सा ग्राउंड, उसी के आगे रोज गार्डन। मैं पहले रास्ते पर तीर की तरह भागी। लंबे बरामदे पर क्रम से 3 बल्ब जलते थे। रात के समय पहला जल रहा था, बाद वाले दोनों बल्ब फ्यूज रहे होंगे। मैं फ्यूज बल्ब के प्रभाव क्षेत्र का आधा एरिया पार करने के बाद ठिठक गई। जाऊं कि न जाऊं? आधे से बहुत ज्यादा रास्ता तो मैं तय कर गई थी। बेवकूफी थी मेरी। मुझे धुन में दौड़कर गार्डन की तरफ जाना चाहिए था। फूल तोड़ती और बेसुध दौड़कर भाग आती। पर मैं अंधेरे में पांव साध साध कर बढ़ने लगी, ऐसे जैसे गार्डन में मुझे फूल तोड़ते रंगे हाथों पकड़ने के लिए कोई बैठा हो और मैं उसी से बचकर फूल तोड़ने के लिए जा रही हूं। सीढ़ियां उतरकर मैं गार्डन में घुस गई। हल्की चांदनी थी। वो पौधा किनारे ही था। मिला। मैंने उसकी डंठल पर ब्लेड टिकाई कि मुझे एक सिसकी सुनाई दी। पेड़ पौधे की भी आत्मा होती है। बच्चों, क्या जब तुम उनकी पत्तियां नोच रहे होते हो या फूल तोड़ रहे होते हो तब उन्हें दर्द नहीं होता? आपका बाल कोई नोचे या कान खींचे, आप रोएंगे नहीं? पौधे भी उसी तरह की पीड़ा महसूस करते हैं, रोते हैं। उनकी आवाज आप तक पहुंचती नहीं। ध्यान देकर सुनिए। मोरल साइंस का छुटपल में पढ़ा अध्याय वहां कहां से आ टपका था। मैंने ब्लेड डंठल पर घिसा। फिर सिसकी। मैंने एक हाथ से डंठल पकड़ रखा था और दूसरे से ब्लेड, पर आंखों की पुतली, जिसे तब मैं गोली कहा करती थी, इधर उधर नाच रही थी। सिसकी नहीं, ये तो कोई अपने को बहुत दबाकर रोता था, कपसता था। रहे रहे एक बार सिस, फिर महीन सी चीख जैसा कुछ।
मैंने वैसे ही कली सादे सादे गर्दन घुमाकर देखा तो कोई आदमी नुमा चीज थी। आदमी नुमा नहीं, औरत नुमा चीज। मैंने आंखों से थाहा। मेन गेट से मिरमिर रोशनी आ रही थी। औरत नुमा चीज, दोनों घुटनों पर सिर धरे, ढलका जूड़ा। मेरे हाथ से कली आजाद हो गई। मैं रुकी नहीं वहां, कदम दाब दाब कर बस लौट ही रही थी। क्यों? वैसे फक फक दिल से तो मुझे दौड़कर भागना चाहिए था या कली ही तोड़ लाती। वो जान खोई खोई सी रेंगनी चाल क्यों? मैं कमरे में नहीं आई, सीधे बगल वाले कमरे से प्रिया को खींच कर लाई। प्रिया, प्रिया! मेरी आंखों में डबडब लोर था। मैं उसे बता चुकी सब कुछ। वो अक्स जो बड़े ठसके में अड़ा था स्कूल में, शहर में, जहान में, मेरे जीवन में, सबसे अहम मेरी सोच में, वो मेरे सामने बिखरा पड़ा था। हम दोनों, प्रिया और मैं, चुपचाप हॉस्टल के बरामदे की खिड़की में खड़े थे। पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया प्रिया की ओर से आई। महाचोर लगता है वो, लंबा, जाइंट। क्या बहुत रो रही थी भावना दी? एकदम ठीक। मैंने जो विश्लेषण किया वही प्रिया का भी आकलन था। उसी घटिया वकील ने रुलाया था उन्हें, बेचारी। मुझे तो उसी दिन डर लग गया था उससे बाबा। उतना लंबा था, क्या कहा होगा उसने? खींचकर एक झापड़ जड़ देती उसे। मैं तो फेंट कर उसे तोंदे में लगाती। प्रिया ने वकालत खाने में उसके जो दर्शन किए थे, उसी आधार पर अपनी भड़ास निकाल रही थी। जायज था ये, प्रामाणिक जानकारी की जमीन पर प्रतिक्रिया थी, अंड बंड काल्पनिक बुनियाद पर नहीं। भावना दी कितनी सुंदर हैं, अच्छी सीधी सी हैं प्रिया। उन्हें वैसे रोता देखकर सच मुझे लगा। मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांप लिया। मैं समाज के भीतर ढल रही थी, समाज मेरे भीतर शक्ल पा रहा था। अपनी शर्तों पर जीती तृप्त खुश औरत संदिग्ध चरित्र हुई, नफरत लायक। रोती हुई टूटी औरत सुच्ची और साफ ठहरी, सहानुभूति लायक। दुनियादारी का ये बेसिक पाठ पहाड़ी की तरह मुझे रट गया था, बल्कि उसे जीवन में साध लिया था मैंने। ऐसे कि कोई नींद से झकझोर कर पूछे तो भी खट से बता दूं कि 11 दूनी 22। और क्या सच में मैं बड़ी हो रही थी?